इसराइल का रवैया हमने देखा। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई और जो कुव्वतें थीं, जो बड़ी कुव्वतें थी, बड़ी ताकतें थी दुनिया की, उन्होंने इसराइल का भरपूर साथ दिया। बज़ाहिर लग ऐसा ही रहा है कि जैसे भारत के पीछे भी वही कुव्वतें हैं और ये जो एक ब्रेक ली गई है, ये सिर्फ ब्रेक ही ली गई है सीज फायर के नाम पर। जी हाँ, देखिए बात ये है कि हमें तो चौकन्ना रहना चाहिए। हमें ये तैयार रहना चाहिए कि अगर इस सीज़फायर की वायलेशन होती है और अगर इसका सही एनफोर्समेंट इसकी नहीं होती है, तो हम फिर जो भी एक्शन हम लेना मुनासिब समझेंगे वो हम लेंगे। अभी ये हुआ है कि जो भारत की तरफ से जो हमले हुए, उसकी हमने ऐसी ज़बरदस्त रिटेलिएशन की कि भारत के में एक खौफ और हरास सा फैल गया और वहाँ पे परेशानी हुई। तो उस दबाव में आकर उ उसके अलावा सफ़ारत मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ारती कोशिशों की वजह से ये सीज़फायर ये जंगबंदी पे भारत आमादा हुआ है। लेकिन भारत आगे भी चलकर ये कर सकता है। इज़राइल की मिसाल है हमारे सामने है और भारत इज़राइल के ज़ेर असर भी है। तो बहुत मुमकिन है कि वो ये रीग्रुप करके रिन्यू करके अपने को कहते हैं कि जो दुश्मन है वो एक टैक्टिकल रिट्रीट या टैक्टिकल तौर पे वो पीछे हटता है और फिर आगे दोबारा हमला करता है। तो ये बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी प्रेशर भारत के ऊपर एक तो ये पहलू है। दूसरा मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी प्रेशर भारत के ऊपर ऐसा है हुँ। कि वो अब कई बार सोचेगा ये क़ब्ल इसके कि वो कुछ और नई साज़िश करे। ठीक। ये एक बहाना अगर पहलगाम का वाक़या जो है, वो देखा जाए, तो ना उसका कोई सबूत पाया गया। वो पाकिस्तान से 200 हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर एक जगह, हुँ। जहाँ दहशतगर्दी हुई और वहाँ पे बहुत उनके यहाँ चेक्स होते हैं, हर 10 किलोमीटर पे वहाँ नाके लगे हुए हैं। तो कैसे इतने लोग वहाँ पहुँचे और कहाँ से आए? असला कैसे अगर वो पाकिस्तान से आए तो असला कैसे ले गए? तो और अगर 10 जगह उनकी चेकिंग होती तो वो पहुँच भी नहीं पाते। तो ये सारी कहानी झूठ है नकवी साहब, और यकीनन गलत है सवालात बहुत और से हैं और उ भारत इनमें से किसी एक उसके भी बिना सवाल का पे जवाब उन्होंने नहीं सारा दे पाया है। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। फैसल शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, अभी सीज़ फायर जो हुआ है, उसमें कहा यह गया कि अब भारत गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। डू यू रियली थिंक कि भारत कश्मीर पर बात करेगा या लाइन ऑफ कंट्रोल के इश्यूज पर बात करेगा, या जो ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला उसने एक मामला उठाया इस पर वो बात करेगा? क्योंकि ये भारत की रिवायत रही है कि वो हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर लेता है। जी, ये तो बिल्कुल राय मैं इसी तरह के वो मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा शिमला एग्रीमेंट का, कि शिमला एग्रीमेंट में जहाँ ये लिखा हुआ है कि जी बाहमी बातचीत से आपने अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन करनी है। तो पाकिस्तान जब भी उसको इनवाइट करता है बात करने के लिए, तो वो बात नहीं करना चाहते, और जब पाकिस्तान कहता है कि अच्छा फिर सालसी करा लें, तो वो कहते हैं कि जी शिमला में सालसी नहीं। तो ये एग्रीमेंट करके और उसको फिर ट्विस्ट करके अपने मफाद में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसको मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट्स को मिसयूज़ और अब्यूज़ करते हैं। तो अ, ये बहुत मुमकिन है कि ये जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, उस पे तो फ़ौरन बातचीत नहीं शुरू होगी, ये तो हमें पता है। और जो स्टेटमेंट भी है, वो भी ये कहती है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में दोनों ने बातचीत शुरू करनी है। तो अब वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क यही हो सकता है कि जी हम ये जो एलओसी की वायलेशंस हैं, इनको रोक दें, और जो हमारे इस वक़्त सारे
जो ये चपकलिश हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है, काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है, इसको हम रोक दें और हम एक दूसरे से बात करने का एक लाहे अमल तय करें। मुझे लगता है कि ये होगा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू कम टू द कोर इश्यूज। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने स्टांस से नहीं हटना चाहिए कि वो जो 3 रेड लाइन्स मैंने बताई हैं, पाकिस्तान को उनसे नहीं हटना चाहिए। जी। और इंडिया को भी ये समझना चाहिए कि उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की चालें हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो फ़ेल हो चुकी हैं। तो उसको भी अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है इस रीजन में, तो उसको पाकिस्तान की बात सुननी पड़ेगी। और जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है, उन्होंने क्योंकि सालसी करवाई है, उनकी एक तरह की गारंटी है, उन्होंने गारंटी दी तो नहीं, लेकिन एक तरह की गारंटी है, उनका नाम इसमें शामिल है। तो उनको भी ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कसूरवार नहीं है, जिस तरह से भारत उसको कसूरवार ठहराना चाहता है। तो ये सब मेरा ख़्याल है अवामिल हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद कुछ बातचीत आगे चले, लेकिन इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सही। अच्छा अली सरवर साहब, ये सिर्फ मोदी के दौरे हुकूमत में इस तरह के हमने वाक़यात देखे हैं कि कोई हमला हुआ भारत में और उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगा दिया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या जंग शुरू करने के लिए ये काफ़ी होता है कि आपने किसी पर शक किया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और जंग शुरू कर दी? आलमी इदारों की इन मामलात में ज़िम्मेदारी क्या होती है फिर? ज़िम्मेदारी उनकी बहुत होती है। ये मुझसे सवाल है? अली सरवर ये नकवी जो साहब से, अली सलामती सरवर नकवी काउंसिल साहब है, से। उसका काम ये है कि दुनिया में अमन और इस्तेहकाम कायम रखे। तो उस सूरत में जहाँ भी कोई भी खतरा है अमन और इस्तेहकाम के पामाल होने का, वो उसमें सलामती काउंसिल फ़ौरन मुदाखलत कर सकती है, एक्शन ले सकती है लेकिन और सलामती कौंसिल पीस को भी कीपिंग हमने फ़ोर्स एक्टिव भी नहीं देखा भेज पाकिस्तान इंडिया के मामलात में, अली साहब। बहुत से मामलात में वो एक्टिव नहीं है। अब इज़राइल गाज़ा में जो कर रहा है, हुँ। वो उसका कोई जवाज़ है? दुनिया में कोई मिसाल पाई जाती है? तो वो तो सही है कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन उस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उनकी खिलाफ वर्ज़ी हो रही है। और भारत इसका पास्ट मास्टर सिर्फ़ आप कह रही थी कि बीजेपी हुकूमत में ये ऐसा हुआ है। मैं नहीं समझता ये बिल्कुल सही है क्योंकि पुरानी पहले की गवर्नमेंट्स कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी इस तरह की बहुत सी साजिशें बिल्कुल। हुई हमारे खिलाफ और बहुत से मौक़े ऐसे आए। अब 71 के जंग में भारत का जो रोल था वो क्या था? क्योंकि हुँ। उसने ये सब बहाने एक तरह से अडॉप्ट करके वो फिर हमारे खिलाफ उन्होंने बाज़ाब्ता जंग कर ली। 71 वॉर जो हुँ। है वो जो बांग्लादेशी वहाँ पे अगरतला में थे, वो उनके कहने पे भारत ने ढाके में फ़ोर्सेस भेज दी। तो ये तो बहुत कुछ होता रहा है और सिर्फ़ बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी गवर्नमेंट में ये ज़्यादा हुआ है और अक्सर हुआ है। तो ये यही तो गैर ज़िम्मेदाराना अ हरकत है भारत की, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हम तो नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन इस्तेहकाम खराब हो जी। और पामाल हो। लेकिन भारत का रवैया स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के मनफ़ी जाता है और हमेशा यहाँ की जो यहाँ का इस्तेहकाम है, हुँ। वो उसको पामाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने हमेशा और ख़त्ते के अमन को मैं तो ख़राब करने भारत की के साथ कोशिश की है। फैसल शाह साहब, अगर हम जो है वो मोदी के नज़रिए की बात करें तो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जिसके ज़ेरे असर है और पूरा हिंदुस्तान हम उसके ज़ेरे असर देखते हैं। अखंड भारत का एक नारा लगाया जाता है, लेकिन अभी जो जवाब भारत को मिला है, आप नहीं समझते कि जो इंटरनली डैमेज तो होना था भारत को, वो तो हुआ, एक्सटर्नली सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान का उसे सामना करना पड़ा है और ये अखंड भारत का ख्वाब भी अब उसका खत्म हो जाना चाहिए? देखिए ये अखंड भारत का जो ख्वाब है ना, ये तो आई थिंक इसकी रूट्स
काफ़ी नीचे तक हैं और ये इस तरह से आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये हो सकता है कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ में कमी आ जाए, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आएगी। जहाँ तक बात है कि उनको सिफ़ारती तौर पे नुकसान हुआ है, तो उसकी कुछ अवामिल हैं उसके। एक एक उसका फैक्टर ये है कि देखें 2019 से 2025 के बीच में एक बड़ी चीज़ जो सामने आई है, वो ये कि भारत की गवर्नमेंट ओवरसीज़ टेररिज़्म में मुलव्वस पाई गई है। और उसमें कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा सबूत के साथ भारतीय गवर्नमेंट को ये बताया है कि आपकी गवर्नमेंट के लोग हमारे मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो ये एक स्टिग्मा भारत के ऊपर भी लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भारत हर 3-4 साल के बाद एक ड्रामा रचाता है और बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट चलाता है, बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट चलाता है। तो ये दुनिया को भी ज़ाहिर बात है समझ में आ गया है कि यार ये कैसे हो सकता है कि लोकेशन भी वही होती है, स्क्रिप्ट भी वही होता है, सारा बयानिया भी वही चलता है और फिर उस पे जो एक्शंस हैं और जो उस पे रद्द-ए-अमल भारत देता है वो भी सारा उसी तरह होता है। तो ये दुनिया को समझ आ गई है कि ये कॉन्कॉक्टेड होता है ज़्यादातर। अच्छा, इसमें 2 और फैक्टर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये हैं जी। कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया और फिर व्हाइट लिस्ट में आया बहुत मेहनत करके और सारी उसने चेक ऑफ लिस्ट कंप्लीट की और पाकिस्तान को फिर वहां से ग्रीन चिट। तो दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान को ग्रीन चिट मिली है और पाकिस्तान में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिस तरह का भारत उस पर इल्ज़ाम लगाता है। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम पे चल रहा है, तो आईएमएफ को बड़े अच्छे से हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का पता है और मतलब वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जैसी फाइनेंशियल हेल्थ की कंट्री जो है, वो खामख़ी में इस किस्म का इक़दाम क्यों करेगी? अब जो हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही है, हम खुद ही उसको ख़राब करने में तुल जाएँ। हुँ। तो शायद ये इसीलिए बहुत सारे भारत ने फैक्टर इस हैं सूरत जिसकी हाल वजह में से इस पाकिस्तान दफ़ा को कमज़ोर भारत को समझा, इस फैसल साहब। किस्से में फैसल साहब, सॉरी शायद मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी पूरी शायद आवाज़ नहीं आई आप आप इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, कमज़ोर इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान की। शायद इसीलिए भारत ने सोचा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में कमज़ोर पोजीशन पर है, इसलिए ये अटैक करने की साजिश की गई। फैसल नहीं, साहब। नहीं, ये भारत ने ये नहीं सोचा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी आईएमएफ के प्रोग्राम पे चल रही है, तो आईएमएफ को जी। और उसके साथ यूएस को ये कंप्लीट पिक्चर पता थी कि पाकिस्तान अपनी ऊपर जाती हुई इकोनॉमी को खामख़ी ख़राब नहीं करेगा। तो जो इल्ज़ामात भारत ने लगाए, वो दुनिया ने कोई बहुत माने नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब अ, दुनिया उस पे कन्विंस नहीं हुई बहुत ज़्यादा। और इसलिए भारत को देखिए कि आप अगर इसका मुवाज़ना करें तो 2016-2019 में तकरीबन 10-12 दिन में भारत को बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमैटिक सपोर्ट मिल चुकी थी जी। और उसने उस डिप्लोमैटिक सपोर्ट की बेस पे पाकिस्तान पे एक्शन लिया था। हुँ। इस जी। दफ़ा उनको जब तक उन्होंने एक्शन लिया उस वक़्त तक उनको वो पॉलिटिकल सपोर्ट इंटरनेशनल एंड डिप्लोमैटिक सपोर्ट नहीं मिली थी। ठीक। अच्छा, क्योंकि दुनिया पॉलिटिकल सपोर्ट को की समझ आपने आ गया बात था की कि है भारत फैसल इस वक़्त शाह क्या साहब। कर रहा है। मैं अली तो सरवर नकवी साहब से इस इसमें जो हवाले से जो इनको है वो आपका सवाल बात था करना चाहूँगा। नकवी साहब, भारत ने अब अमेरिका के कहने पर सीज़ फायर तो कर लिया, अब वो इस प्रेशर में तो आ गया, लेकिन जो बढ़के मारी थी मोदी ने, जो उसकी जमात ने, अब अपनी मुल्क में दीगर अपोजिशन जमातों को, दीगर सियासी जमातों को फेस सेविंग के लिए अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? ये अच्छा सवाल है। मेरा ख़्याल है कि वो भारत तो कहेगा कि बावजूद इसके कि उसको बहुत कामयाबी हो रही थी, तो उसने अमन और इस्तेहकाम के खातिर सीज़ फायर को कबूल किया है। वो तो एक उसको अलग ट्विस्ट देगा और वो अपने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करेगा। लेकिन दुनिया जानती है और जो हालात हुए हैं जिस तरह, उसमें भारत की जो मजबूरी थी, वो भी सबको वाज़ेह थी। और राफ़ेल जो डसॉल्ट कंपनी है, उसने कहा है कि राफ़ेल जहाज़ गिर नहीं सकता है जब तक कोई इनकॉम्पिटेंट हैंडलिंग ना हो। हम्म। तो ये
तरह दुनिया को वाकिफ है कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, वो उसमें भारत इतनी बुरी तरह नाकाम रहा है। तो जी। अपने कौम को, अपने अंदरून मुल्क वो कोई कहानी बनाएँगे, वो अपनी बताएँगे, लेकिन दुनिया को वो अब नहीं मिसलीड यकीनन कर सिर्फ सकते हैं। अपनी आवाम को वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो कि वो बना भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद